वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की क्लास में हम इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। फिर चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, बैंकिंग हो, वीडियो कॉल्स हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये इंटरनेट आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल, जियो या बीएसएनएल जैसी कंपनियां इंटरनेट की सर्विस आप तक पहुंचाती है। लेकिन हर किसी को सेम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड नहीं चाहिए होता है। इसीलिए मुख्तलिफ इंटरनेट कनेक्शन टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिनमें डायल अप कनेक्शन, आईएसडीएन, लीज लाइन, केबल मॉडेम, डीएसएल या और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे ये मुख्तलिफ कनेक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस में कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कंसेप्ट, इंटरनेट अकाउंट्स बाय आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऐसी एक एजेंसी होती है, ऐसी एक कंपनी होती है जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड। इनकी सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास डिफरेंट कनेक्शन मीडियम्स होते हैं। तो सबसे बेसिक जो कनेक्शन मीडियम है वो है डायल अप कनेक्शन। आज से पहले 10 या 20 साल ये वाला कनेक्शन ज्यादातर यूज किया जाता था। ये कनेक्शन आप तक टेलीफोन लाइन की ही मदद से पहुंचाया जाता है। आप जब अपने कंप्यूटर को लैन केबल के साथ कनेक्ट करते हो तो ये कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है। आइए देखते हैं कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं ये कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस में जाना है। वहां पे आप क्लिक करेंगे सेट अप न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, और वहीं पे आप सिलेक्ट करेंगे कनेक्टेड टू द इंटरनेट और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेट अप न्यू कनेक्शन एनीवे पे क्लिक करके सिलेक्ट कनेक्शन यूजिंग ए डायल अप मॉडेम एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे जो आप कनेक्शन का नाम रखना चाहते हो, यानी डायल अप कनेक्शन आप लिख सकते हैं। वहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ता है जो कि आईएसपी ने आपको प्रोवाइड किया होता है। उसके बाद आपका जो कनेक्शन वो सेटअप हो जाता है। तो डायल अप कनेक्शन का ये ड्रॉबैक है कि इसमें टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल होता है और टेलीफोन लाइन हम यूजुअली कॉलिंग के लिए यूज करते थे। जब भी इस नंबर पे कोई कॉल आती थी तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता था। फिर जब कॉल डिस्कनेक्ट होती थी उसके बाद फिर इंटरनेट हम रिज्यूम कर पाते थे। तो ये एक ड्रॉबैक था, इसमें एक रिलायबल कनेक्शन आपको नहीं मिलता था। इसीलिए हमने स्विच किया फिर नए ऑप्शंस की तरफ जहां पे हमें दोनों सिस्टम्स एक साथ में मिलने लगे। अब आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको इंटरनेट की जरूरत 24/7 होती है, और जो आपके मोबाइल में इंटरनेट है उस पे ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता वो उसकी स्पीड कितनी है और वो कब बंद होगा, कब चलेगा। तो जो एमएनसीज है वो डेडिकेटेड कनेक्शन परचेज करती है फ्रॉम आईएसपी। डेडिकेटेड कनेक्शन को हम लीज लाइन भी बोलते हैं। ये एक सेपरेट लाइन होती है जो कि आईएसपी से डायरेक्टली उस कंपनी को दी जाती है, यानी सेपरेट एक लाइन यानी फाइबर ऑप्टिक केबल डाली जाती है या ये वायरलेसली भी ट्रांसमिट होता है। इस लाइन के थ्रू कोई और कंपनी कनेक्ट नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा टावर पे आप अपना मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करते हो, लेकिन ये जो डेडिकेटेड कनेक्शन है इसमें खाली एक ही कंपनी कनेक्ट हो पाती है। इसमें अलग अलग कंपनी एक कनेक्शन पे कनेक्ट नहीं होंगी। वही कंपनीज यूज करती है जिनको एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए, कंटिन्यूअस कनेक्शन चाहिए और हाई स्पीड कनेक्टिविटी 24/7 चाहिए। और ये जो लाइन होती है वो एक्सक्लूसिवली इसी एक कंपनी के लिए ही रखी जाती है, इसमें और कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता। आप इसको ऐसे समझते हैं आईएसपी जो है वो एक सेपरेट लाइन देता है किसी कंपनी को ताकि वो इंटरनेट यूज रिलायबली कर पाए, और वो जो लाइन है वो कभी बंद नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेट कभी कभार मोबाइल में बंद किया जाता है, लेकिन ये डेडिकेटेड कनेक्शन तब भी उस टाइम पे भी चलता है। कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो तब डेडिकेटेड कनेक्शन बंद नहीं होता, और इसी का दूसरा नाम है लीज लाइन। तो हमने अभी देखा हमारे पास जो डायल अप कनेक्शन था उसमें एक प्रॉब्लम थी, यानी हम उसमें एक टाइम पे या तो कॉल कर पाते थे या उसमें हम इंटरनेट चला पाते थे। इसी को रिप्लेस किया आईएसडीएन कनेक्शन ने, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ने। इसने डिजिटल मोड पे वॉइस एंड डेटा को एक साथ में ही ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिससे हम ट्रांसमिट कर पाते अपना डेटा, वॉइस या वीडियोस एक ही बार ओवर द टेलीफोन लाइन्स। यानी डायल अप कनेक्शन में आपने देखा था या तो हम डेटा या वॉइस यूज कर सकते हैं एट वंस, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी सर्विसेज आप एक ही बार में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईएसडीएन। इससे आपको फास्टर और एक रिलायबल कनेक्शन मिलता है देन डायल अप। इसके दो टाइप्स हैं, बेसिक रेट इंटरफेस और प्राइमरी रेट इंटरफेस। बेसिक रेट इंटरफेस में आप देखेंगे 2B+D चैनल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 2 लेन्स मान के चलो आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए है, और ये D चैनल जो है ये कंट्रोल के लिए होती है।
जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को फॉर स्मूथ फंक्शन, इसी तरह वो बी चैनल को मैनेज करती है ताकि इस पे एक फास्टर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए और इसकी स्पीड होती है 144 kbps। और दूसरा टाइप इसका कनेक्शन है प्राइमरी रेट इंटरफेस, उसमें 23 बी चैनल्स होती है जहां पे आप डेटा और वॉइस को ट्रांसमिट एक साथ कर सकते हैं, और उसमें भी डी चैनल होती है ताकि ये मैनेज हम कर पाए, ताकि ये हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होती है 1.544 mbps। आजकल हम ये वाला कनेक्शन यूज नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास डायल अप कनेक्शन था उसके बाद फिर जब ISDN आया तो लोगों को बहुत रिलैक्स हुआ, क्योंकि वो एक बार में ही इंटरनेट भी चला पाते थे और कॉल्स भी कर पाते थे। और उसके जो दो टाइप्स थे उनमें अलग अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते थे। ISDN एडाप्टर से आप तीनों सर्विसेज एक साथ में ले सकते हैं, और डायल अप कनेक्शन में या तो आप कॉल एक बार में कर सकते हैं या तो आप इंटरनेट चला सकते हैं। आई होप यू गॉट ए गुड कंसेप्ट रिलेटेड टू द ISDN एंड डायल अप कनेक्शन। और हमने लीज लाइन देखा, वो एक सेपरेट चैनल देता है किसी भी कंपनी को ताकि वो एक डेडिकेटेड और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन ले पाए। अब आप ऐसे समझिए, एक इंटरनेट एक बड़ा सा शहर है और ISP आपको वहां तक एक रोड बना के देता है ताकि आप इस शहर से कनेक्ट हो पाए। तो आपके पास जो सर्विसेज अवेलेबल है यहां तक जाने के लिए, वो या तो आप पैदल जा सकते हैं, या तो आपको साइकिल होगी, या तो कोई गाड़ी होगी। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट कितना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पैदल भी जा सकते हैं इस रोड से, अगर आपके पास टाइम है तो साइकिल या गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कनेक्ट, जैसे अगर आप साइकिल पे गए तो वो मान के चलिए डायल अप कनेक्शन जिसमें आपको स्पीड बहुत कम मिलती है, तो यहाँ पे इंटरनेट को यूजर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है ISP, जो कि एक कनेक्शन बना के आपको देता है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं फॉर सेफ जर्नी। यानी अगर आपको अपना डेटा या कॉल ट्रांसमिट करनी है विया इंटरनेट, तो उस केस में आपको सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ती है, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योरली दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं यानी सेट ऑफ रूल्स, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले हमारे पास एक प्रोटोकॉल था, उसका नाम था SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक सिंपल प्रोटोकॉल था, तो जो डेटा पैकेट्स होते थे उनको ये ट्रांसमिट करता था सीरियल लिंक पे। इसमें कोई उतनी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी, तो इस स्लिप को रिप्लेस किया दूसरे प्रोटोकॉल ने, उसका नाम था पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है दो नोड्स को आपस में, और ये इनको प्रोवाइड करता है एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड एरर डिटेक्शन। यानी यहाँ पे एनक्रिप्शन भी होती है, कोडेड फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। ऑथेंटिकेशन यानी यूजर को पहले वेरीफाई किया जाता है कि लेजिटिमेट यूजर है या नहीं, और एरर अगर कोई होगा वो भी यहाँ पे ठीक किया जाता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं ओवर द इंटरनेट। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन एंड एरर डिटेक्शन, जो कि आपको स्लिप में नहीं मिलता था। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्लिप एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, वो एक सिक्योर है जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर को आप वेरीफाई कर रहे हो, और एनक्रिप्शन का मतलब आप अपना जो डेटा इंटरनेट पे भेज रहे हो उसको आप कोडेड फॉर्म में भेज रहे हो। स्लिप एक सिंपल था जिसमें एडवांस फीचर्स नहीं थे, यानी उसमें ऑथेंटिकेशन या एनक्रिप्शन वाले ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे। और भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हमारे पास है SSH, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो है ये डिफरेंट यूज के लिए हम यूज करते हैं, यानी रिमोट सिस्टम्स में अगर आपको लॉग इन करना है, रिमोट सर्वर्स में आपको लॉग इन करना है, सिक्योर एक्सेस लेना है वहां पे, तब आप यूज करोगे सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। यहाँ पे अगर आप ये वाले जो प्रोटोकॉल्स है ये हम यूज करते थे टेलीफोन लाइन्स पे। जब हम टेलीफोन लाइन्स पे इंटरनेट का यूज करते थे तब हम यूज करते थे पहले स्लिप प्रोटोकॉल, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। लेकिन सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो है वो रिमोट सिस्टम्स में हम यूज करते हैं। जब हमें रिमोटली लॉग इन करना है, जो सिस्टम्स हमारे पास अभी नहीं है उनमें लॉग इन करना है, तब हम यूज करेंगे SSH प्रोटोकॉल। तो हमने पढ़ा सबसे पहले डायल अप कनेक्शन, जहां पे हमने देखा ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स का इस्तेमाल करके और मॉडेम का इस्तेमाल करके आपको एक लो स्पीड इंटरनेट मिलता था, तो टाइम एंड यूजेज के मुताबिक ही आपको चार्ज किया जाता था। इसमें हमने एक ड्रॉबैक देखा, एट वंस आप या तो कॉल कर पाते थे या आप इंटरनेट चला पाते थे। उसके बाद डायल अप को रिप्लेस किया ISDN ने। ISDN में हमने डिजिटल कनेक्शन यूज किया उसी टेलीफोन लाइन को यूज करके। यहाँ पे हमें एक तो फास्टर कनेक्शन मिला और सपोर्ट्स वॉइस एंड डेटा साइमल्टेनियसली। दोनों सर्विसेज हमने यूज किए एक बार में ही। आफ्टर दैट और एक सिस्टम हमारे पास आया, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। इसने भी टेलीफोन लाइन को यूज किया, लेकिन ISDN से भी ज्यादा हाई स्पीड
ब्रॉडबैंड हमारे पास इसकी वजह से मिला। ये ऑलवेज ऑन कनेक्शन था, यानी यहां पे अगर आप देखेंगे आपको पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता था हर बार। डीएसएल ऐसा कनेक्शन है, आपने अपना लैन केबल लगाया और डायरेक्टली आप अपने ब्राउजर में जाके वहां पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन कनेक्शन का मतलब यही होता है कि आपका लैन केबल लगा है और आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली अपने क्रोम में कोई भी इंटरनेट की सर्विस ले सकते हो। केबल मॉडेम आजकल के दौर में यूज होने वाला एक इंटरनेट फैसिलिटी है, जिससे केबल टीवी की मदद से आप इंटरनेट या हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की एक सुविधा उपलब्ध कर सकते हो। यह भी एक ऑलवेज ऑन कनेक्शन होता है, यानी अगर इसका भी लैन कनेक्शन आपके मोबाइल में लगा है तब आप उसको 24/7 किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो। आईएसपी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। इसी तरह डिफरेंट कनेक्शन टाइप्स हमारे पास होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों की जरूरियातों को फुलफिल करते हैं। इसी में हमने देखा हमारे पास डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, जिसमें हमने देखा डायल अप कनेक्शन, आईएसडीएन कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन या केबल टीवी हमारे पास होता है। सिक्योर प्रोटोकॉल्स में हमने देखा एसएसएच रिमोट लॉगिन के लिए हम यूज करते हैं, और हमारे पास स्लिप प्रोटोकॉल है जो कि पहले हम यूज करते थे डायल अप कनेक्शन में। स्लिप को रिप्लेस किया पीपीपी ने, जिसमें हमें एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिला और उसमें एरर फ्री हम डेटा को ट्रांसमिट कर पाते थे, यानी एरर डिटेक्शन का भी एक ऑप्शन अवेलेबल वहां पे था। तो आप अपने इंटरनेट के कनेक्शन को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या कॉस्ट या यूज क्या करना है आपको। अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी चलती है जहां पे आप चाहते हो कि मेरा जो कनेक्शन है वो रिलायबल रहे, यानी हमेशा वो मैं यूज करूं, कभी वो बंद ना हो, तब आप उस केस में लीज लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास टेलीफोन लाइन है कहीं पे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है डायल अप कनेक्शन, आईएसडीएन या डीएसएल। अगर आपके पास केबल टीवी है तो आप केबल मॉडेम का यूज करेंगे। आप किसी शहर में रहते हैं जहां पे फाइबर चलता है तो आप वहां पे आईएसपी से एक फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं। सो ये सारे कनेक्शंस अवेलेबल आईएसपी आपको करके देता है, लेकिन डिपेंड करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नाउ वी गॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसके बाद इंटरनेट की एप्लीकेशंस क्या है, इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो इंटरनेट का है वो है ईमेल सर्विस, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है आप डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो फ्रॉम वन ईमेल एड्रेस टू अनदर ईमेल एड्रेस। जो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर डेटा है या मैसेज है उनको आप एक नेटवर्क के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये यूजर को अलो करता है कि वो सेंड करे या रिसीव करे कोई भी मैसेज थ्रू आउट द ग्लोब, यानी दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान है, उसका ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। अब जो मेल एड्रेस होता है उसमें ये चार चीजें होती है, जैसे यूजर नेम आपको पता है, अपना नाम आपको यहाँ पे होता है, सिंबल आप यूज करते हो जो कि सेपरेट करता है यूजर नेम को डोमेन नेम से। यहाँ पे मेल सर्वर होगा, ये मेल सर्वर का मतलब है जीमेल, इसकी जगह याहू मेल भी हो सकता है। इसी तरह आप देखेंगे बिंग, लाइव या हॉटमेल, इसी तरह बहुत सारे हमारे पास मेल सर्वर्स होते हैं। और .com का मतलब है टॉप लेवल डोमेन, इसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे .net भी हो सकता है, .in भी हो सकता है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा टॉप लेवल डोमेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो यूजर नेम से आप आइडेंटिफाई हो जाते हो ओवर द मेल सर्वर, यानी हर किसी इंसान का अपना अपना यूजर नेम होता है, तो मेल सर्वर को पता चलता है ये इस इंसान का है, ये दूसरे इंसान का है। सिंबल क्या कहता है, जो मेल सर्वर को लिंक करता है यूजर नेम के साथ। मेल सर्वर क्या होता है, जो कंपनी ईमेल की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है उसको हम मेल सर्वर बोलते हैं। टॉप लेवल डोमेनर्स आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसका ये मेल सर्वर है। जैसे .com होगा तो एक कोई कंपनी होगी, जैसे Amazon वगैरह है। .edu होगा तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट। .gov होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के ईमेल्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ईमेल होते हैं, ऑफिशियल हायर अथॉरिटीज जो होती है, तो उनके ईमेल के एंड पे .gov आपको मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देखोगे वहां पे एंड पे .gov ही आपको मिलेगा। .org क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल। कोई भी एनजीओ आप देखोगे उसका जो मेल एड्रेस होगा वो .org होगा। .net का मतलब है नेटवर्क, यानी airtel.net, bsnl.net, jio.net, ये वाले नेटवर्क वाले टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। तो ईमेल एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि आपको आउटलुक भी देता है, हॉटमेल भी देता है, याहू भी देता है, लाइव भी देता है, बिंग भी देता है और जीमेल भी देता है। ज्यादातर आप यूज करते हो जीमेल को, लेकिन हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल सर्विस ऐसी है जहां पे आप अपने डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं, अपना काम भी मैनेज कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल भी मैनेज कर सकते हैं और मेल सर्विस भी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो एक लेक्चर हमने अपलोड किया है पिछली बार, जीमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो आप
जाके वो देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आउटलुक से कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो वहां पे वो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वहां पे जीमेल का इस्तेमाल नहीं होता। अब कोई भी मेल सर्विस हो वहां पे आपको टू होता, टू का मतलब है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना मेल टीचर को करना है और मैं चाहता हूं कि ऑफिस में कोई इंसान है जिसको मैं कार्बन कॉपी एक भेजूं कि मैंने टीचर को ये वाला मेल भेजा है। तो ऑफिस, स्कूल के ऑफिस और टीचर दोनों को ये मेल मिलेगा और टीचर को पता चलेगा कि ऑफिस में भी ये मेल गया है और ऑफिस को पता चलेगा कि टीचर को भी ये मेल मिला है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल को भी मैं ये मेल भेजूं, लेकिन ना ही ऑफिस ना ही टीचर दोनों में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेल प्रिंसिपल सर ने भी देखा यानी उसको भी डिलीवर हुआ है, तो बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप लिखेंगे प्रिंसिपल का ईमेल। तो प्रिंसिपल का ईमेल जैसे आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखा तो ये मेल जब आप सेंड करेंगे तो टीचर को सेंड होगी, ऑफिस को सेंड होगी और प्रिंसिपल को सेंड होगी। तीनों में से खाली यही दो आपस में देख सकते हैं कि ये मेल किसको सेंड हुई है। प्रिंसिपल इन सबों को देख सकता है किस किस को ये ईमेल सेंड हुई है, लेकिन टीचर और ऑफिस खाली एक दूसरे को देख सकते हैं कि ये मेल खाली ऑफिस में सेंड हुई है और टीचर को सेंड हुई है। सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ता है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं वहां पे आप सब्जेक्ट में मेन एम जो या मेन थीम जो है आपकी एप्लीकेशन की वो लिखते हैं। उसके बाद आपका एक बॉडी होता है जिस सेक्शन में आप लिखते हैं अपनी जो मैसेज होती है, और उसके बाद अटैचमेंट आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है, यानी अगर आपको लीव रखनी है तो आप एक लीव यहाँ पे अटैच करेंगे, या कोई आप अपनी कंपनी को मेल भेजना है तो यहाँ पे अपना सीवी आप भेजेंगे, या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच आप करके भेज सकते हैं और उसके बाद आप सेंड करेंगे तो ये आपका मेल सेंड होता है। फिर अगर आपको देखना है आउटबॉक्स, सेंड मेल्स, ड्राफ्ट, इनमें क्या डिफरेंस है तो जीमेल का लेक्चर जो अपलोड किया है हमने, आप वो एक बार जाके देखें, आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो सबसे पहले आप कंपोज करते हो, यानी जब भी आप जीमेल में जाओगे वहां पे कंपोज एक प्लस आता है, उस पर आप क्लिक करते हो। उसके बाद आपको टू में लिखना पड़ता है कि जिसको ये ईमेल आपको भेजना है। फिर अगर कार्बन कॉपी या बीसीसी की जरूरत पड़ी तो वहां पे आप ईमेल एड्रेसेस अकॉर्डिंगली लिखते हो। फिर आप अपनी मैसेज को लिखते हो, अटैचमेंट अगर है तो उसको अटैच करते हो, उसके बाद आप सेंड करते हो अपने ईमेल को। हमने M1 में भी पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब और हमने इंटरनेट पढ़ा था। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग? इंटरनेट एक मीडियम है जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टोरेज की तरह एक रिपोजिटरी होती है जहां पे आप अपने वेब एसेट्स को रखते हो। वेब एसेट्स आपकी वेबसाइट्स होती है, वेब एप्लीकेशंस होती है, जिनके वेब पेजेस, अगर ये एक वेबसाइट है इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इनको हमने आपस में लिंक किया होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, और इसको हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं जो कि आपस में लिंक्स की मदद से कनेक्ट होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस होते हैं जो कि एक्सेसिबल पूरी दुनिया से आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास इंटरनेट होगा। तो एक ऐसा मेथड है जिससे आप पूरी दुनिया में अपना डेटा शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं, मैं उसमें अपना कंटेंट डाल रहा हूं, तो पूरी दुनिया में कोई भी इंसान वो कंटेंट देख सकता है, उससे फायदा हासिल कर सकता है। लेकिन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एक आईएसपी की जरूरत पड़ती है। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी आपको इंटरनेट की सर्विस देता है और इंटरनेट से ही आप जुड़ पाते हो फिर वर्ल्ड वाइड वेब की तरफ। तो जब आपका डिवाइस कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ तो तब आपको जो भी वेबसाइट विजिट करनी होगी उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी वेब ब्राउजर की। जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है या सफारी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की ही मदद से पूरी दुनिया में आप इंफॉर्मेशन आराम से सेंड कर सकते हो। जो भी डेटा, जो भी वेबसाइट्स ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सारी वर्ल्ड वाइड वेब में ही है। फायरवॉल क्या होता है? जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो जो स्कैमर्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। तो वो चाहते हैं कि जो नेटवर्क का ट्रैफिक है उससे वो चोरी करे। आपका जो बैंक है उसके साथ भी आप कनेक्ट होते विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपकी जो सिक्योर फाइल्स है उनके साथ भी आप कनेक्ट होते विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वो चाहते हैं कि वो वहीं से आपका पैसा चोरी करे, आपका डेटा चोरी करे, या आपके डिवाइस में इन्फिल्ट्रेट करके आपका डेटा सारा खराब कर दे। तो फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर की तरह काम करता है, तो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है ताकि कोई वायरस
आपके डिवाइस तक ना पहुंचे। यानी ये एक इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है। प्राइवेट नेटवर्क आपकी कंपनी, आपके स्कूल, आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स होते हैं। तो आपके प्राइवेट नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा आपका, उसके और इंटरनेट के दरमियान एक फायरवॉल होता है जो सिक्योर करता है आपके डिवाइसेस को। तो फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है, देखता है और कंट्रोल करता है, यानी वो रुका भी सकता है और अलो भी कर सकता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बिना पे ये किसी डेटा पैकेट को रोक भी सकता है और उसको चेक भी कर सकता है। ये एक बैरियर की तरह होता है जो एक ट्रस्टेड इंटरनेट नेटवर्क को अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क से सेपरेट करता है। तो फायरवॉल को आप समझ सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपके गेट पे बैठा है। जो भी वहां से बाहर से आता है उसको ये पहले चेक करता है कि ये लेजिटिमेट पर्सन है या नहीं। इससे आपको फायदा मिलता है, ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। अगर कोई आपके सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करना चाहे तो उसको ब्लॉक कर देता है। नेटवर्क ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि इसमें कोई वायरस मत है। अगर कोई गलत चीज या हार्मफुल चीज या अनवांटेड पैकेट इसको मिलता है तब उसको फिल्टर करके डिलीट करता है। ओवरऑल आपके डेटा एंड नेटवर्क को ये सिक्योर करता है। अब ये जो फायरवॉल होते हैं वो आपको डिफरेंट लेवल्स पे प्रोटेक्ट करते हैं। एक होता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, दूसरा होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, यानी ये प्रोटेक्ट करता है एक ही डिवाइस को, एक इंडिविजुअल डिवाइस को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका विंडोज फायरवॉल होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी उसको हम विंडोज फायरवॉल बोलते हैं। वो एक सिंगल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन नेटवर्क बेस्ड जो फायरवॉल है तो वो नेटवर्क लेवल पे काम करता है, जो कि हमने किसी नेटवर्क के एज पे प्लेस किया होता है, वहां से वो कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रहा होता है सारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा पैकेट्स को, जिसकी एग्जांपल्स है फोर्टिनेट फायरवॉल या सिस्को फायरवॉल। अब यूज ऑफ फायरवॉल आप क्यों करते हो? क्योंकि आप बचना चाहते हो अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी साइबर अटैक से आप बचना चाहते हो। जो आपके इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट्स है उनको आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप मॉनिटर करना चाहते हो। जो भी एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू होती है वो आप मॉनिटर करना चाहते हो, उसके लिए आपको फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्क की जो प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन वो आपका इंश्योर करता है फायरवॉल। So in today's lecture, we learned about different types of internet connection options available to us, and हमने देखा हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और हमने देखा ईमेल सर्विस क्या होती है, और हमने देखा फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम नेटवर्क के ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अनवांटेड इफेक्ट से बच सकते हैं। So I hope you have got a clear concept related to today's topic. If you have any sort of confusion, do let me know in comment section and I will get back to you in next video. Till then, take care. Don't forget to like, subscribe and share this data with your friends and family.